नमस्ते। मैं शक्ति रामानुज कॉलेज द्वारा आयोजित इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सत्र के अंदर आज के सेशन में हम जो कमर के बल लेटने वाले आसन हैं उनको कैसे करें, उनके करने का जो सही तरीका क्या है और उन आसनों से हमें पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त हो, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना कोर्स, अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधी कीजिए, मन को शांत कीजिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, यदि हमें कमर के बल के आसन जो करने हैं, तो हमें उससे पहले जो हमारी कमर का भाग है, पृष्ठ भाग है, उसको तैयार करना होगा, उसको रेडी रखना होगा। तो उसके लिए अपनी पूरी कमर गर्दन को सीधे ले जाएं, एक रेखा में रखें और अपनी ठुड्डी को भी थोड़ा पीछे करें, जिससे कि सभी कुछ एक लाइन में हो। पूरी सीधी। उसके पश्चात यदि हम कोई ऐसा आसन करें जो कमर के बल हो, उसके लिए हमें, जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले चीज आती है कि अपनी कमर को सीधा करें। ठीक है, तो कमर को कैसे सीधा करें ये आप पहले देखिए। मुकुल से थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, बस। अब कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधा कीजिए। दोनों घुटनों को नीचे की ओर धक्का देना है और कमर को सीधा ऊपर की ओर खींचना है। तो उससे क्या होगा कि स्पाइन का जो सबसे बेस है, सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, वो होगी। ठीक है, तो घुटनों को, जंघा को और नितंब को नीचे की ओर दबाएं और बाकी शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और सीधा करें। शरीर को एक अलाइनमेंट में लाएं। ये एक सिंपल सा अभ्यास आप सभी ने अभी देखा, जो कि हम सब डेली प्रैक्टिस करते हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार का कमर का जो आसन करना है, तो उसमें सबसे पहले जो बेसिक मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज कर ली जाए। तो उसके अंतर्गत क्या है, उससे उसके अंतर्गत जो भी हमारे बैठने वाले आसन हैं, ध्यानात्मक आसन, किसी एक का चयन करें। उसमें बैठने के बाद उस आसन का अभ्यास करें। उस आसन का अभ्यास कैसे होगा? अपने दोनों घुटनों को, नितंब को जमीन पर लगाएं, जो धरती माँ है या आपका मैट है उस पर दबाएं और कमर को ऊपर की ओर खींचे। तो उससे क्या होगा, जो मसल्स हैं, जो बेसिक मसल्स हैं, जो आपके यूज टू हैं, जो इजीली आप यूज करते हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा और वो थोड़ा एक्टिव होंगी। तो आपको रेडी करेंगे सुपाइन पोज के लिए। तो अब हर एक आसन के अंदर, जो सुपाइन आसन हो, मतलब कमर के बल लेटने वाले हो, या पेट के बल लेटने वाले, या हाथ पैर के बल करने वाले, किसी प्रकार के भी आसन, एक मुख्य चीज है जो हमें सभी को पालन करनी चाहिए। वो क्या है? वो है आसन का अभ्यास, आसन के तरीके से या आसन के ढंग में करना। इसका अर्थ है कि प्रत्येक आसन को एक सही तरीके से करना, या एक राइट अलाइनमेंट में करना, या सही संरेखण में करना। तो प्रत्येक आसन को क्यों हमें सही संरेखण में करना चाहिए, इसका उदाहरण मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा या सुना भी होगा योग के विषय में कि एक योगी को
पूरे संसार का ज्ञान हो जाता है। वो बैठे बैठे पूरे संसार का ज्ञान कर लेता है किस स्थिति में बैठे हैं। ठीक है। ऐसे ही यदि आप अपना टीवी देखें, एक टीवी है आपके घर में, तो टीवी के अंदर भी पूरा संसार है। पूरे संसार का ज्ञान, पूरे संसार का जो ज्ञान है वो उस टीवी के अंदर है। आप न्यूयॉर्क देख लें, अमेरिका, कोई भी देश आप उसके अंदर घूम सकते हैं। टीवी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। पर ये टीवी के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिलती कैसे? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये बहुत मुख्य है कि इसका हमें ज्ञान हो कि ये टीवी के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे आती। इस टीवी के अंदर इंफॉर्मेशन आती है क्योंकि एक एंटीना है, और वो एक एंटीना एक राइट अलाइनमेंट में होना चाहिए। यदि वो राइट अलाइनमेंट में नहीं होगा तो क्या होगा? टीवी में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। आज से करीब 10 15 20 साल पहले ये होता था सभी के साथ में। टीवी में एंटीना थोड़ा तिरछा होने से टीवी के नेटवर्क चले जाते थे। तो सेम यही चीज है कि जो एंटीना है वो राइट अलाइनमेंट में होगा, तभी क्या होगा? टीवी में ज्ञान आएगा। इसी प्रकार यदि हमारा शरीर सही स्थिति में होगा तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और शरीर स्वस्थ भी होगा। तो इसी चीज को याद रखते हुए, इस बात को याद रखते हुए कि सही अलाइनमेंट पे, सही संरेखण में प्रत्येक आसन करना है, जिससे कि हम पूर्ण लाभ ले सके। ठीक है। तो हम अब अपना क्रम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के आसन जो कमर के बल लेटने वाले हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार के आसन हैं जिनसे हम सभी अवगत होंगे, हम सभी को ज्ञान होगा। जैसे कि पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, हलासन, हस्तपाद संचालन आदि। ये सभी आसन कमर के बल करने वाले हैं, पर इनको सही ढंग से कैसे किया जाए जिससे कि हमें पूर्ण लाभ मिले, आज इस विषय में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इस जो आसन है उस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। तो पवन मीनिंग है एयर, मुक्त मीनिंग फ्री। जो वायु है, एक्स्ट्रा वायु है, वो शरीर से बाहर निकालना। तो वायु क्यों बाहर निकालना? यदि वायु ज्यादा होगी, यदि वायु अधिक होगी तो क्या क्या होगा? वो शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के विकारों का कारण बनेगी। जैसे कि दर्द होगा, या मन चंचल होगा, शरीर भी चंचल होगा। ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। तो उसी के लिए योगियों ने एक आसन बनाया, एक आसन का रिसर्च करके एक आसन को तैयार किया जिसका नाम पवन मुक्त आसन है। शरीर की ऐसी सही संरेखण में स्थिति, शरीर की राइट अलाइनमेंट में ऐसी स्थिति जिसके कारण से जो शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा वायु है, जो जो हमारे शरीर के अंदर जो वायु है वो बाहर निकल जाए बिना किसी ज्यादा एफर्ट के, वही आसन पवन मुक्त आसन है। तो जो आसन हमारे शरीर से वायु को बाहर निकाल रहा है, तो वो आसन तो बहुत अच्छा हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन व्यक्तियों को ऑर्थराइटिस है या किसी भी प्रकार का दर्द है, उनके लिए आसन लाभकारी है। जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उनके लिए आसन लाभकारी है। जिनको पेट में गैस बनती है, उनके लिए आसन लाभकारी है। तो ये आसन कितना विशेष है, कितने अनेक सारे लाभ हैं इस आसन के। तो इस आसन को जब इतने सारे लाभ हैं, तो उसका तरीका, उसका ढंग भी एक विशेष ही होगा। तो आज अभी हम उसी तरीके से, उसी ढंग से, एक सही संरेखण में, एक सही अलाइनमेंट में पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। अब मुकुल श्री, कमर के बल इधर लेट जाइए, सिर इधर, पैर इधर। हाँ, लेट जाइए कमर के बल। बहुत अच्छा। तो थोड़ा पास से दिखाइए तो पूरा ही तो सबसे पहले क्या चीज होनी है? जब भी हम लेटते हैं तो वो लेटना भी सही संरेखण में है, एक राइट अलाइनमेंट में है। जब हम लेटते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा शरीर ज्यादा दाईं ओर या बाईं ओर चला गया हो। जैसे कि हमारे ये मुकुल श्री के दोनों पैर थोड़े से इनके दाईं ओर हैं,
जबकि राइट अलाइनमेंट में नहीं है, तो हमें वो फिक्स करना होगा। तो पहले इसको थोड़ा सा हम फिक्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही लाइन में एक राइट अलाइनमेंट में लेटना। अपने एंडोक्राइन, मैं उसको बोलता हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम की लाइन में लेटना, पूरा सब एक लाइन में। चेहरे पर मुस्कान भी एक इम्पोर्टेंट भाग है योगासन के अभ्यास का। आसन का अर्थ है शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें शरीर और मन दोनों साथ कार्य करें। तो शरीर और मन दोनों साथ कार्य कब करेंगे? जब आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, उन निर्देश के अनुसार ही आपको सोचना है, उन निर्देश के अनुसार ही आपको इमेजिनेशन करना है, उन निर्देश के अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है, सबसे पहली चीज है अपने दोनों पैरों को जोड़िए। अब दोनों हाथों को जमीन पे लगाइए। दोनों, सबसे अच्छा है कि दोनों एल्बो सीधी हो। तो हम जो अब करने जा रहे हैं, पूरा हम पवन मुक्तासन नहीं करेंगे। सबसे पहले उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम पवन मुक्तासन करेंगे, बहुत से व्यक्तियों का लोअर बैक का जो पार्ट है ये स्टिफ है, टाइट है, तो उसको चोट लगने की आशंका है, या उसकी मसल्स उसका वेट ना, पैरों का वेट ना संभाल सके। तो हम उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे बेटर है अपनी शक्ति के अनुसार कंधों को दबाइए, दोनों हाथों को दबाइए, हाथों को पूरा शरीर के बराबर में रखें, और हाथों को भी दबाइए, पैरों को जोड़िए और पैरों को पॉइंट कीजिए। श्वास भरते हुए घुटने सीधे रखते हुए पैर को ऊपर उठाइए, जितना आप नेचुरली उठा सकें बिना किसी जोर के। एक बार ऊपर जाना है, फिर श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से नीचे आना। बहुत अच्छा, ये प्रिपरेशन है। आपकी थाइस की भी रेडी होगी, लोअर बैक भी आपका रेडी होगा, और पवन मुक्तासन एक बार और कर लें, और फिर एक बार नीचे आ जाएं श्वास बाहर निकालते हुए बहुत धीरे से। अधिकतम घुटने अगर सीधे हो तो बहुत अच्छा है, आपके वस्त्र भी खुले हुए हो। फिर श्वास भरते हुए एक बार ऊपर हो जाए, और फिर घुटनों को मोड़ लें, घुटनों को मोड़ लें। घुटनों को मोड़ने के पश्चात अपने पंजों को सीधा करें। ये याद रखना है कि आपके जो पंजे हैं ये सामने की ओर सीधे रहे, घुटने मोड़े हुए रहे। अब दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़े। हाँ, अब श्वास भरते हुए अपनी जो ठुड्डी है, जो चिन्ह है, उसको घुटनों से लगाएं, श्वास भरते हुए, और धीरे धीरे श्वास को यहीं पर बाहर निकालें। श्वास भरते हुए अपने पेट को बाहर की ओर निकालें, श्वास भरते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा। श्वास भरते हुए इसमें क्रिया विशेष हो रही है। श्वास भरते हुए आपका जो पेट है, जो स्टमक है, वो आपकी थाइस को, आपकी जंघा को प्रेस कर रहा है, और श्वास बाहर निकालते हुए आपकी जंघा आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रेस कर रही है। तो इससे जो अंदर के जो अंग हैं, लीवर है, स्टमक है, किडनी है, उन सब पर प्रभाव पड़ रहा है। श्वास लेते रहिए, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते रहिए। प्रसन्नता की मुद्रा आवश्यक है, चेहरे पर स्माइल अवश्य रखें फेक इट अंटिल यू मेक इट, कीप स्माइलिंग। जब थक जाएं, धीरे धीरे नीचे वापस आ जाए, वापस आ जाए, अभी वापस आ जाए। अभी यह आसन हमने, इसके अंदर हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रयोग किया था। अभी क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी देना था तो नीचे आए हैं। अब दोबारा सही अलाइनमेंट में, सर थोड़ा पास में आ जाइए, दोबारा इसको हम करेंगे, सही अलाइनमेंट में करने का प्रयास करेंगे। और इस आसन में जब सही अलाइनमेंट में करेंगे, तो उसके अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज इसको सही आसन में, इसको राइट अलाइनमेंट में लाएगी। अब सांस को भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए, उठाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोनों घुटनों को मोड़िए, बहुत अच्छा। पंजों को सीधा कीजिए, अब दोनों हाथों से हक कीजिए। अब यहाँ पर एक क्रिया हो रही है जिसको, जो कि इस आसन को बड़े आसानी से रॉन्ग अलाइनमेंट में डाल देगी। क्या कि एक हाथ की शक्ति ज्यादा लग रही है, एक हाथ की कम, जिससे कारण से एक घुटना ज्यादा अंदर होगा, एक घुटना कम, ये ऊपर नीचे होगा। यदि ये ऊपर नीचे होगा यहाँ पर, तो कमर भी नीचे जमीन के ऊपर, वो भी एक साइड में इधर होगी या एक साइड में उधर होगी, बीच में मध्य में नहीं होगी। ठीक है, तो सारा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया।
तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों एल्बोज की शक्ति, ये एल्बो यहाँ है, ये एल्बो यहाँ है, ये कोहनी यहाँ पर है, ये कोहनी यहाँ पर है, वो शक्ति बराबर लगे। ठीक है, श्वास भरते हुए चिन को ऊपर लाएं और चिन को घुटने से टच करें। जिनको थायराइड की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है, तो वो पॉइंट करें। ठीक है, यदि इन दोनों की शक्ति बराबर लगती है तो दोनों घुटने भी एक लाइन में होंगे, जिससे पेल्विक, ये जो एरिया है पेल्विक का, ये भी एक लाइन में होगा। तो इससे कमर के रोग जो आने वाले हैं उनमें भी हमें सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, पहला अलाइनमेंट तो ये, इससे पहले पंजा था। दूसरा होगी हमारी चिन। बहुत सी बार हम चिन ऊपर उठाते हैं क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ है, तो चिन लेफ्ट जब उठाएंगे या तो लेफ्ट जाएगी, लिटिल बिट या राइट जाएगी, तो उसका भी ध्यान रखना है। उसका ध्यान कब ठीक रखा जाएगा, जब आपके कंधों का पृष्ठ भाग पूर्ण रूप से जमीन पर हो, खाली आपकी गर्दन ऊपर उठे। कंधों का पृष्ठ भाग जमीन पर हो, गर्दन ऊपर उठे, जितनी उठाई जा सके नेचुरली। हाँ, तो थोड़ा सा आगे घुटनों के पास में, हाँ, तब ये गर्दन एक राइट अलाइनमेंट में आएगी। राइट अलाइनमेंट क्या होगा, आपकी नासिका, उसके बाद आपके सारे ये पंजे, ये सब एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो यही राइट अलाइनमेंट इस आसन का है। इस आसन को हर एक व्यक्ति को डेली ही करना चाहिए। इस आसन के जो बहुत सारे लाभ हैं, लाभ जैसे हमें रोग हैं, यदि हमें पेट में गैस ज्यादा है, वायु ज्यादा बन रही है, तो हमें वायु को बाहर निकालने की धारणा के साथ इस आसन का अभ्यास करना है। यदि हमें हमारे घुटनों में दर्द है या किसी और भाग में दर्द है, वायु ज्यादा बन रही है, या सिर में दर्द है, या मन चंचल ज्यादा है, आ जाइए वापस, तब हमें उस प्रकार की धारणा के साथ ही इस आसन का अभ्यास करना होगा। बिना धारणा के एक आसन पोस्चर बन जाएगा। बिना धारणा और अलाइनमेंट के, बिना धारणा और संरेखण के एक आसन खाली एक पोस्चर है, एक प्रकार की स्थिति है। धारणा बहुत आवश्यक है। धारणा के कारण साथ में ही हम प्रत्याहार का भी अभ्यास करेंगे, तभी हम एक आसन को कर सकते हैं। उसी में प्राणायाम भी होगा, उसी में फिर वो ध्यानात्मक भी हो सकता है, या वो आसन ध्यानात्मक स्थिति में सहायता करेगा। तो अभी हमने पवन मुक्त आसन का अभ्यास किया। इस आसन को जिन व्यक्तियों को डायबिटीज हो, पेट में गैस ज्यादा बनती हो, नियमित करना चाहिए। ठीक है, जिनको फेफड़े के रोग हो, अस्थमा हो, उनको भी करना चाहिए। पर याद रखें, कभी भी प्रत्येक आसन के अंदर हमें इनहेल और एक्सहेल नहीं करना है, हमें पूरक और रेचक का अभ्यास करना है। पूरक का अर्थ है पूर्ण रूप से श्वास लेना और कंट्रोल, नियंत्रित श्वास लेना, श्वास को भरना। और रेचक का अर्थ है पूर्ण रूप से श्वास को बाहर निकालना और नियंत्रित निकालना। इनहेल नहीं है, वो है इनहेल एंड कंप्लीट इनहेल एंड कंट्रोल्ड इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल एंड कंट्रोल एक्सहेल। तो वो पूरक और रेचक का अभ्यास जब हर एक प्रत्येक आसन में करेंगे, तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा, और अवश्य ही आरंभ में मिलेगा। ये पहला आसन हमने किया, पवन मुक्तासन। अब इसके पश्चात अब हम करेंगे दूसरा आसन का अभ्यास, जिसका नाम है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। ये है सर्व, सर्व। अब ये सर्व शब्द है, इस सर्व शब्द का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो ये हमारे आज के आधुनिक योगा में इस आसन को शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं, SHOULDER, शोल्डर स्टैंड भी बोलते हैं, शोल्डर स्टैंड। पर ये सर्व का अर्थ शोल्डर स्टैंड नहीं होता। तो सर्व का अर्थ है ऑल। फिर इसके अंदर एक शब्द है अंग। अंग का मतलब ऑल बॉडी पार्ट।
शरीर के सारे भाग, सारे अंग। तो शरीर के सभी अंगों का आसन या शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन सर्वांग आसन। अब ये आसन का फंक्शन क्या है, ये शरीर के सभी अंगों को कैसे प्रभावित करेगा, इसके विषय में अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब सर्वांगासन का अभ्यास से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि ये सर्वांग है। सर्व का अर्थ हो गया पूरा शरीर। अब 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 पूरे शरीर को, यदि हमें पूरे शरीर को अपना एक्सरसाइज देना है, ये पूरे शरीर पर कार्य करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा ढंग है जो पूरे शरीर पे कार्य करते? तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा हमारे शरीर के तंत्रों पर। कौन से तंत्र? दो तंत्र। कौन सा? तंत्र नंबर एक, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी का अर्थ एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा तंत्र तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का अर्थ नर्वस सिस्टम। अब लगभग शरीर के सभी कार्य, गतिविधि, उनके जो स्वास्थ्य है, वो इन दोनों सिस्टम के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, इन दोनों सिस्टम के क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। तो सर्वांग आसन इन दोनों ही सिस्टम्स को, इन दोनों ही तंत्रों को पूर्ण रूप से प्रभावित और सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब वो कैसे करता है? अब देखिए, हमारे योगी जन बहुत बहुत ज्यादा विद्वान और साइंटिस्ट थे। उन्होंने शरीर की ऐसी स्थिति को डिजाइन किया जो कोई पशु की भी नहीं है ना? ऐसा पशु तो नहीं है कोई। ऐसी स्थिति डिजाइन किया जिससे उसका नाम भी ऐसे रखो, सारे अंगों पे प्रभाव डाले। और उसको डिजाइन का कितना उन्होंने रिसर्च किया होगा। अब उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने पूरे शरीर को एक लाइन में ले आइए, सही संरेखण में ले आइए। उधर जा रहा है सिर्फ मध्य में रखने हैं, वो शिखा के कारण से हो जाता है। अब तत्पश्चात दोनों हाथों को जमीन पर लगाइए, कंधों को भी जमीन पर लगाइए। वो सबसे मुख्य चीज है, यदि हमें सर्व अंग मतलब कि जो सामने का पार्ट है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा की अंतःस्रावी तंत्र है सामने सारा। जो पीछे का जो भाग है पृष्ठ का, वो है नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र। तो यदि हमें पूर्ण लाभ इस आसन का करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। एक दिन में इसका पूर्णतः संभव होना इतना स्वाभाविक नहीं लगता। अपने कंधों को दबाइए, कंधे जमीन से ऊपर ना उठे, सिर जमीन से ऊपर ना उठे, पहली चीज। नंबर दो, हाथ बिल्कुल शरीर के बराबर में सटाइए, बिल्कुल। अपनी जो कोहनियां हैं ये बिल्कुल सीधी हो, कोहनियों के अंदर बिल्कुल भी वो ना हो, रिलैक्स ना हो, कंधे जमीन पर हो। अपने दोनों पंजे को सीधा कीजिए, अपने सिर को बिना हिलाए, अपने कंधों को बिना हिलाए, हाथों को बिना हिलाए, एल्बोज को बिना रिलैक्स किए हुए, कोहनी को बिना विश्राम दिए हुए, श्वास भरते हुए शरीर को एक साथ ऊपर उठाइए। अपने दोनों हाथों का बल बराबर लगाना। यदि दोनों हाथों का बल बराबर नहीं लगा तो आपके पैर एक साइड में ज्यादा होंगे, एक साइड में कम होंगे, एक साइड में ज्यादा झुक जाएंगे। तो दोनों हाथों का बल लगाकर श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, फिर कंधों का भी बल लगाए, ऊपर उठ गए, लगाएं और लगाएं। अभी स्थिति कौन सी होनी है? स्थिति ये होनी है, जो गर्दन है और ये फीटा है, ये शरीर बिल्कुल ऐसे सीधा होना है। इसके पश्चात में ये जो पैरों के जो नेल्स हैं, जो पैरों के जो नाखून है, अंगूठों के नाखून आंखों की सीध में आ जाएगा। दोनों हाथों को दबाइए और अब इस पृष्ठ भाग को ऊपर उठाइए, ऐसे सीधा कीजिए।
हाँ, हाथों की सहायता अंत में लेना। हाथ ले, अब ले लीजिए, अब इसको ऊपर उठाइए। अब कोहनियों को अंदर कीजिए, कोहनियों को अंदर कीजिए। बहुत समय लगता है इस पूरे भाग को सीधा करने में। अधिकतर व्यक्तियों का भाग थोड़ा बहुत तिरछा होगा, ऐसे ही रहेगा, या किसी का ऐसे होगा। ऐसे होने में बहुत समय लगेगा, जिसके लिए निरंतर सही संरेखण में अभ्यास हो। सही संरेखण, शरीर पूरा राइट अलाइनमेंट में हो, ना तो एक पैर आगे हो ना पीछे हो। बहुत सा बार ऐसा होगा एक पैर आगे और एक पैर पीछे हो जाएगा। उसका कारण है एक हाथ का बल ज्यादा लगता है, एक हाथ का कम। तो दोनों हाथों का बल बराबर लगाएं, दोनों एल्बोज को, कोहनियों को अंदर रखें, उठाएं। अब इस स्थिति में पूरक और रेचक का अभ्यास करें। पूरक और रेचक का अभ्यास करें, श्वास को पूर्ण भरें और पूर्ण रूप से बाहर निकालें। जब हमारे पैर एक लाइन और आंख एक सही सीधी रेखा में होकर एक लाइन में हो जाएंगे, तो इस आसन का प्रभाव डायरेक्टली हमारे कहाँ पड़ेगा? थायराइड ग्लैंड पर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड का पूरा सर्कुलेशन डायरेक्टली गर्दन से लेके सिर की ओर आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहीं पर है, ठीक है, अंदर। तो उन दोनों ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ेगा, और जितनी भी ग्रंथि होंगी वो सारे अपसाइड डाउन, मतलब कि सभी वो दूसरी दिशा में, अपोजिट दिशा में एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएंगी। तो जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर नियमित होगा, ठीक है, उनकी एक्सरसाइज होगी, तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमारी गर्दन का, नीचे आ जाइए, धीरे से बैठ जाइए। देखिए, यहाँ पर देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति की गर्दन को देखें, शरीर को देखें, तो आप देखिए कंधे यहाँ पर हैं, ठीक है। यदि मैं इसकी सीधा ही मानूं ये, तो इसका मतलब इनका जो सर है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब ये अगर सर ऐसा करेंगे ना तो इनकी ठोड़ी ऊपर हो रही है, सामने से देखिए। सर इसको मिलाएंगे, अगर चोट, अगर शिखा को भी हटा के साइड में सर मिलाएंगे, करीब मिलाइए, 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 तो आप इनकी ये ऊपर हो रही है। इसके ऊपर होने का कारण ये है क्योंकि ये जो हिस्सा है गर्दन का, ये सारा, ये वाला यहाँ से लेके ऊपर तक का ये बाहर सामने की ओर चला गया, ऐसे आ गया। क्योंकि हम ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही चलते हैं, फिर तकिया भी ऐसे लगाते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया? बाहर आ गया, ठीक है। इसी कारण से यदि कोई व्यक्ति, लेट जाइए और पीछे, ऐसे ही, यदि कोई व्यक्ति, इनकी स्थिति तो ठीक है, लेटता है तो क्या होगा? उसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर होगी, क्योंकि उसका ये जो शोल्डर का भाग है ये बाहर है। तो क्या करेगा? वो तकिया लाएगा खरीद के, और तकिया लगाएगा ऐसे। तकिया लगाइए, तकिया लगाइए, हाँ, तकिया लग गया। अब तकिया लगते ही थोड़ी एक लाइन में आ गया, यहाँ पे गर्दन रिलैक्स हो गई, तो उसको आराम लगता है, वो सो जाता है। पर क्या हो रहा है? तकिया लगाने से पूरी की पूरी, नीचे आ रही, पूरी की पूरी गर्दन की शेप चेंज हो रही है। तो जो ये शेप है 24 घंटे हम ऐसे रखते हैं, उसको ठीक करने का तरीका ये सर्वांग आसन है। क्योंकि इस आसन में आपकी पूरी गर्दन, जहां जोड़ है सिर का, और सिर पूरा एक लाइन में आ जाता है। जब सही स्थिति और सही संरेखण में आसन पूर्ण स्थिति के जब पास होगा, उस समय ऐसा होगा। तो आपके क्या होगा? आपके पूरे के पूरे जो गर्दन है, पूरे गर्दन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे थायराइड पर भी प्रभाव पड़ेगा। गर्दन एक ऐसा अंग है शरीर का, इस सर्वांग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस आसन में गर्दन सेंटर है, गर्दन और सिर। तो गर्दन एक ऐसा भाग है शरीर का जिससे हमारा मस्तिष्क और पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। यहीं पर सब नसें जो यहाँ पर है, पैर में, उंगली में या इधर, वो यहाँ से होके जा रही है। तो यदि यहाँ पर प्रभाव होगा, पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से भी इसको सर्वांगासन कह सकते हैं। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। जिनको थायराइड हो उनको इस आसन का अभ्यास धारणा के साथ करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज है, डायबिटीज का अर्थ है मधुमेह है, तो
उनको भी इसका अभ्यास धारणा के साथ रेगुलर करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को मानसिक तनाव है या हार्मोन डिसबैलेंस है, उनको भी इस आसन का अभ्यास धारणा के साथ करना चाहिए। जिनको पीसीओडी डिसऑर्डर्स है, तो उनको भी इस आसन का अभ्यास धारणा के साथ करना चाहिए, सही संरेखण में, सही अलाइनमेंट में। आपसे जितना होता है उतना कीजिए, पर एक सही संरेखण में हाथों का बल, शरीर का बल एक राइट अलाइनमेंट में प्रयोग कीजिए, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अभी हमने 2 आसन किए। अब हम जो नंबर 3 आसन है, जो कि हम उसको बोलते हैं हल आसन। यहाँ पर लिखा हुआ है हल। हल को हम सब जानते हैं। हल का अर्थ प्लो अंग्रेजी में बोलते हैं, या एक ऐसा यंत्र जिससे हम जो भूमि है उसको खोदते हैं, और उसको खोदने के पश्चात में उसको उपजाऊ बनाते हैं, अपने भोजन को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब योगियों ने इस आसन को ही क्यों चुना होगा, जिससे कि सब्जियां जो एक हल है, जो ऐसा कार्य करता है जिससे कुछ ग्रो हो सके, कुछ उपजाऊ बन सके, ठीक है, कुछ जो स्ट्रॉन्ग मिट्टी है, जो मिट्टी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उसको बारीक चूरा बनाया जा सके, उसे उसके लायक बनाया जा सके। तो हल आसन इसलिए रखा गया है कि हल आसन के अभ्यास से हमारी कमर और हमारा पृष्ठ भाग, शरीर का पूर्व भाग और पश्चिम सामने का भाग, दोनों पश्चिम भाग सॉरी और पूर्व भाग, दोनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र भी स्वस्थ होता है, और हमारा क्या, तंत्रिका तंत्र भी स्वस्थ होता है। तो जिनको पार्किंसन है या पार्किंसन होने की संभावना है, परिवार में है, पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो हमें समझना चाहिए जो डिजीज, जो रोग हमारे पेरेंट्स में किसी को या ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ है 7th जनरेशन में, वो हमें हो सकता है। तो हमें उसके लिए करना चाहिए, इस आसन का अभ्यास करने से बहुत आशातीत लाभ मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस आसन का अभ्यास करेंगे, हल आसन का, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा ही बने, उसके अंदर हमारे सारा जो भोजन हम जो खाते हैं वो पूरा पचे, पूरा पचने के बाद सभी धातुओं को पूर्ण रूप से बनाए, और शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ बनाए। तो सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे, श्वास भरते हुए, वही जो हमने हलासन का अभ्यास करेंगे, हलासन का अभ्यास करेंगे, जैसा अभ्यास हमने सर्वांग आसन के लिए किया था, लगभग वो ही तैयारी, वो ही चीजें हमें इसके लिए करनी है, हलासन के लिए। तो कंधे को जमीन पर लगाना है, सिर को जमीन पर लगाना है। याद रखना है कि जो गर्दन का जो खाली पार्ट है, ये बाद में जहां से ये स्केल निकल रहा है, ये ना निकले, ये सारा का सारा जमीन पर आ जाएगा, भूमि पर आ जाएगा। दोनों हाथों को दबाएं, शरीर के बराबर में ले जाएं, पूर्ण जागरूकता के साथ श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाइए, घुटने सीधे, कंधों का बल लगाइए, पैरों को सिर के पीछे ले जाइए। अब सिर के पीछे ले जाने के बाद में कमर राउंड ना हो, कमर स्ट्रेट हो। अभी राउंड है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ये अभी राउंड है। ठीक है, राउंड कब होगी, जब पूरा शोल्डर्स, मतलब जो कंधे हैं, इनका जॉइंट पूरा खुल जाएगा। दोनों हाथों को और निकट लाइए और उन्हें जमीन पर दबाइए। श्रेष्ठ क्या है इस आसन के अंदर, यदि हमारा जो ये रिस्ट है, ये देखिए, इससे ये स्केल बाहर निकल रहा है, इसका अर्थ है ये रिस्ट जॉइंट नहीं खुला है। ये रिस्ट जॉइंट है, इसका खुलना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अलग अलग अभ्यास हैं, वो इस आसन में सहायता करेंगे। तभी हम हाथ की पूरी शक्ति का प्रयोग करके इस स्पाइन को सीधा कर सकते हैं और आसन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस आसन में एक कार्य हम और कर सकते, घुटने सीधे कीजिए। घुटने सीधे करने के पश्चात में भी ध्यान रखना है कि पीछे की ओर जो पैर हमारे रखे हैं, वो या तो ज्यादा दाई ओर होंगे या ज्यादा बाई ओर होंगे, या बहुत थोड़े से दाएं या बहुत थोड़े से बाएं। उनका कारण हमेशा हमारे कंधे ही होंगे, हमारे हाथ ही होंगे, क्योंकि एक हाथ की शक्ति
एक कंधे की शक्ति ज्यादा लग रही है, एक हाथ की शक्ति, एक कंधे की शक्ति कम लग रही है, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस बेस के कारण से डिसबैलेंस हो जाएगा, शरीर एक साइड में जाएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, जो दूसरी प्रॉब्लम है वो आती है हमारे पैरों के यहाँ पर। अब देखिए स्केल ऐसा है, बहुत से व्यक्तियों को ऐसा ही मिलेगा, इधर नीचे है इधर ऊपर है, क्योंकि एक एंकल के कारण एंकल पूरा खुला हुआ नहीं होता। बहुत सारे आसनों में हम अपने पंजे का प्रयोग नहीं करते, तो इस आसन में हमारे से उन पंजों का प्रयोग ठीक नहीं होता, तो ये स्थिति होगी। तो इस पंजे को भी दबाना है, इसको सीधा करना है, इसको और ऊपर उठाना है। हाँ, और थोड़ा ऊपर उठाओ, इसको भी ठीक करो, इसको उठाओ। अभी ऐसे है, बैलेंस में करो, उसको उठाओ, उठाओ, इस पे बल लगाना है, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे आ जाना है। यदि हम देखेंगे, अब स्केल अभी भी स्केल जा रहा है, जब पूरा वो हो जाएगा, गर्दन लग जाएगी जमीन पर, ग्रीवा पूरी जमीन पर लग जाएगी, तो स्केल बाहर नहीं निकलेगा, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए नीचे आ जाएगी। बहुत सुंदर। ये हमने अभी हल आसन का अभ्यास किया, जिससे कि हमारे शरीर में इस आसन के अभ्यास से जितने भी सप्त धातुएं हैं उनका जो निर्माण है वो स्वाभाविक होगा। तो अभी 3 आसन हमने किए, जो कि कमर के बल हैं, लेटने वाले, जिनके बहुत सारे लाभ हैं, सॉरी क्षमा करना, और बहुत ही लाभान्वित हैं उनको सही संरेखण में करने से। अब एक नेक्स्ट आसन आता है, एक क्रिया आसन आता है, उसको बोलते हैं हस्त पाद संचालन। हस्त, हस्त मीनिंग हाथ, पाद मीनिंग पैर, हाथ पैरों को चलाना। ये क्रिया हमारी पूरी स्पाइन के लिए, पूरे कमर के लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, अब सुनिए। यदि यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में कोई चोट लगती है या कुछ होता है, तो क्या होता है, उसका एक हाथ, दूसरा हाथ सो जाता है, नम हो जाता है, या काम करने ना बंद कर देता है। यदि किसी व्यक्ति के लोअर बैक में चोट लगे या कोई दिक्कत हो, स्लिप डिस्क हो, कोई और समस्या हो, साइटिका हो, तो क्या होगा, उसके दोनों पैरों में से किसी एक पैर में या दोनों पैरों में झुंझुनाहट होना, उसके पश्चात उनमें नमनेस होना, धीरे धीरे सुन्न हो जाना, और उसमें कोई क्रिया न होना, ये हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इन पैरों को और हाथों को एक ऐसी स्थिति में रखकर चलाएं जिससे जो स्पाइन से जुड़ी हुई नर्व है, नाड़ियां हैं, उन पर, स्पाइन और कंधों से, हाथों से और पैरों से जुड़ी हुई नाड़ियां हैं, उन पर प्रभाव पड़े, उन मसल्स पर प्रभाव पड़े, तो उससे हमारा, हम इन जो आने वाले रोग होंगे उनसे हम बच सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास सामान्य, हाथ पैरों को थोड़ा ऊपर लाएंगे, हाँ, हाथों को भी ऊपर लाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जिनकी कमर में दर्द हो वो इमीडिएटली इसको कर सकते हैं। जो लॉन्ग सिटिंग करके कमर में दर्द हो, जो ड्राइविंग करके कमर में दर्द हो रहा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, बहुत अच्छी क्रिया है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने पेल्विक पार्ट, तो ये पार्ट है पेल्विक, इस पर काम करते हैं। इस पर काम करने से, इन मसल्स का एक तरीके से खिंचाव होने पर हमारे पीछे की जो मसल्स हैं इन पर प्रभाव पड़ता है, तो इनके अंदर जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज होता है। अब हम हस्तपाद संचालन का अभ्यास करेंगे। 1 2 3। अपने हाथों को ऊपर खोलना है, छाती के ऊपर सामने, और फिर नीचे लाते हैं, मुट्ठी को बंद करना है, ऊपर पूरा खोलना है जोर से, इधर पूरा बंद करना है जोर से, पैरों को भी लगातार हिलाना है, श्वास प्रश्वास सामान्य। अगर हंस दे तो बहुत अच्छा है। न बिना मुख को खोले, हंसना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक आसन में मुस्कुराते रहिए, अपने जबड़े को पूरा रिलैक्स दीजिए। आपको ये याद रहना चाहिए कि आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं, जो दिन भर हम करते हैं वो इस समय नहीं करेंगे, इस समय कुछ उल्टा करेंगे। जब थक जाएं तो वापस
नीचे आ गए। तो ये हमने अभी अभ्यास किया हस्तपाद संचालन का। अभी हमने 4 आसन या 4 क्रियाएं जो पे कमर के बल होने वाली हैं उनका अभ्यास किया, सही संरेखन में किया और उनके प्रभावों को अपने शरीर पर जाना। तो कैसे हम प्रत्येक आसन का प्रभाव अपने शरीर पर अधिकतम ग्रहण करके अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ कर सकते हैं, उसका भी ढंग आज हमने सीखा आज के सत्र में। तो आज के सत्र में इतना ही। आशा है आप सभी को यह कक्षा अच्छी लगे, इससे आप कुछ सीखें, अपने जीवन में कुछ धारण करें और अपने शरीर और मन को स्वस्थ करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। ओम